है गाइस, वेलकम टू दिस क्लिकॉफिक्स चैनल, जहां आप रोजाना सीखते हैं बहुत सारे अनलिमिटेड टिप्स एंड ट्रिक्स वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड। सो आज का वीडियो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में हम CSS की ऐसी पावरफुल टेक्निक्स के बारे में सीखने वाले हैं जिसकी मदद से आप अपनी वेबसाइट में 4 से 4 चांद लगा देंगे। मतलब आज की वेबसाइट वीडियो जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले CSS के कुछ ऐसे सेलेक्टर्स के बारे में जिसकी मदद से आप अपने वेबसाइट के किसी भी एलिमेंट्स के साथ जादू कर सकते हो। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सिंपल सेलेक्टर्स, कॉम्बिनेटर सेलेक्टर्स एंड एट्रीब्यूट सेलेक्टर्स कैसे वर्क करते हैं। उनकी मदद से आप अपनी वेबसाइट के किसी भी एलिमेंट्स जैसे आईडीज, जैसे टैग्स होता है, उन सबको किसी भी एलिमेंट टैग्स को आप पकड़ कर उसकी स्टाइलिश कर सकते हैं, उसको सुपर स्टाइलिश या डायनेमिक वेबसाइट बना सकते हैं। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और वीडियो को एंड तक देखना बहुत जरूरी है। अगर नहीं देखा तो आप अपनी वेबसाइट में जो है कभी बना नहीं पाएंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। बट इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे पॉजिटिव एनर्जी मिल पाए कि आप जो मैं वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए वो आप तक पहुँच रही है, आप उसको प्यार दे रहे हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप जो भी मैं वीडियोस बना रहा हूँ क्योंकि मैं एक कंप्लीट वेब डेवलपमेंट की एक सीरीज चला रहा हूँ। आपको एक कम जो स्टेप बाय स्टेप वीडियोस मिल पाए, इसलिए आपको जो है सब्सक्राइब जो बटन है उसके पास आपको बेल आइकन का बटन भी मिल जाएगा, उसको भी हिट कीजिएगा ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप सारे वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो मिल पाए। और हाँ, अगर वीडियो एंड में अगर आपको वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। और हाँ, अगर आपके मन में कोई भी क्यूरीज हो, किसी भी प्रकार का सवाल हो तो आप उसे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उसका जरूर जवाब दूंगा। चलते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पर और देखते हैं हम कैसे इन सेलेक्टर्स की मदद से अपनी वेबसाइट को सुपर स्टाइलिश और डायनेमिक बना सकते हैं। लेट्स गो। हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। यहाँ आप देख सकते हैं कि हम बात करने वाले सेलेक्टर्स की। जो CSS में सेलेक्टर्स होते हैं वो कैसे वर्क करते हैं, वो क्या होते हैं। In CSS, a selector is a pattern used to select the HTML elements you want to style। मतलब कि HTML जो पेज होता है उसमें जो अलग अलग तरह के एलिमेंट्स होते हैं उनको टारगेट करके उनको अगर कोई स्टाइल देनी होती है उसके लिए हम क्या करते हैं, जो है सेलेक्टर्स का यूज करते हैं। ओके, तो इट टेल्स द ब्राउज़र विच एलिमेंट्स द स्टाइल शुड बी अप्लाइड टू। यानी कि मतलब ये है कि जो हमारे सेलेक्टर्स हैं वो ब्राउज़र्स को ये बताते हैं कि किस HTML के एलिमेंट पर किस प्रकार की जो स्टाइल है वो अप्लाई करनी है। ओके, तो वंस द एलिमेंट्स आर सेलेक्टेड द एसोसिएटेड स्टाइल रूल्स सच एज द कलर्स, फॉन्ट एंड स्पेसिंग आर अप्लाइड टू देम। ओके, आई होप आपको यहाँ तक ये चीज़ें क्लियर हो चुकी होगी। अब मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल भी दिया है कि यहाँ पर एक सेलेक्टर बनाया हुआ है, मतलब आप सेलेक्टर कुछ इस क्लास से बनाएंगे। जो स्टाइल टैग के अंदर आपका CSS लिखते हैं ना, आपने कई बार देखा होगा पिछले वीडियो में। इसी तरह से हम लिखते हैं CSS, जिसके अंदर ये जो आप फर्स्ट वैल्यू होते हैं ना वो होता है एक सेलेक्टर, जहाँ हम क्लास नाम लिख सकते हैं या ID लिख सकते हैं या कोई टैग लिख सकते हैं। ओके, हालांकि इसके अलावा भी बहुत सारे और भी CSS के जो होते हैं सेलेक्टर्स होते हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। बट CSS को सेलेक्ट करने के बाद आपको इसके अंदर प्रॉपर्टी उसकी वैल्यू देनी पड़ती है। ओके, तो इस तरह से हम उसकी वैल्यूज देते हैं और इसको स्टाइल देते हैं। ओके, तो चलते हैं हम आगे और देखते हैं कि क्या होता है। बट इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, और साथ में बेल आइकन भी हिट कीजिए ताकि इसका जो भी नेक्स्ट वीडियो बनेगा वो आपको मिल जाए और ताकि आप स्टेप बाय स्टेप सारे वीडियोज़ देख पाए। ओके, तो अब हम बात करेंगे सिंपल सेलेक्टर्स के बारे में। तो ये जो सेलेक्टर्स होते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और इन्हीं सेलेक्टर्स की मदद से आप अपनी एक कंप्लीट वेबसाइट बना सकते हैं, वो भी डायनेमिक और सुपर स्टाइलिश। ओके, अगर आपने इनको अच्छे से नहीं समझा तो आप जो है सेलेक्टर्स का यूज़ नहीं कर पाएंगे कभी भी, और जो है अपनी वेबसाइट को डायनेमिक और स्टाइलिश नहीं बना पाएंगे। इसलिए आपको सिंपल सेलेक्टर तो किसी भी हालत में सीखने ही है। ओके, तो सिंपल जो सेलेक्टर्स होते हैं ना वो 3 टाइप्स के होते हैं। एक एलिमेंट जिसे आप टैग सेलेक्टर कह सकते हो, एक क्लास सेलेक्टर्स होता है, एक ID सेलेक्टर्स होता है। ओके, जो एलिमेंट होते हैं वो होते हैं टारगेट एलिमेंट्स बेस्ड ऑन देयर टैग्स नेम। ओके, जैसे कि मैंने बताया टैग नेम, जिसे टैग सेलेक्टर भी कह सकते हैं। मतलब जैसे P टैग होता है, न्यू टैग होता है, या H1 टैग से 6 टैग के टैग होते हैं, स्पेन टैग हो गया, ऐसे बहुत सारे टैग्स हैं। और जो जितने भी HTML टैग हैं उनको डायरेक्टली आप एक्सेस कर सकते हो और उनको सिंपल सेलेक्टर कहा जाता है एज अ
टैग सिलेक्टर। ओके, जब क्लास की बात करें तो उसके अंदर जब हम किसी एलिमेंट के अंदर क्लास एट्रीब्यूट का यूज़ करके जब क्लास देते हैं ना, तो उसको हम एज अ क्लास यूज़ कर सकते हैं, जिसके लिए आपको डॉट और माई क्लास मतलब क्लास का नाम लिख करके फिर उसको आप CSS दे सकते हैं। तो इस तरह से आप क्लास सेलेक्टर का यूज़ कर सकते हैं। और अगर ID सेलेक्टर की बात करें तो आपको जब एलिमेंट में आप ID एट्रीब्यूट्स का यूज़ करते हैं ना, और जिसके अंदर जो भी आप नाम लिखते हैं मतलब ID देते हैं, वो उसको आप हैशटैग के साथ यूज़ करके एज अ आप जो है ID सेलेक्टर की तरह यूज़ कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर मैंने कुछ और एग्जांपल दिए जो कि सिंबल सेलेक्टर्स होते हैं CSS के। और कई बार जो इंटरव्यूज़ में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सिंबल सेलेक्टर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, क्या क्या होता है। तो ID सेलेक्टर के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। और ID सेलेक्टर को यूज़ कैसे किया जाता है, हैशटैग उसके बाद ID का नाम। क्लास सेलेक्टर इस तरह से यूज़ किया जाता है जिसके अंदर आपको डॉट और फिर क्लास का नाम और एलिमेंट डॉट क्लास का नाम जो है ये एक्चुअली एक अलग तरीके से है। इसे आप पेरेंट टू चाइल्ड बोल सकते हो, मतलब सेलेक्टर्स ओनली पी टेक विद द क्लास इंट्रो। इसका मतलब ये है कि जिस एलिमेंट के पास आप एलिमेंट में आपने क्लास इंट्रो नाम से जो क्लास बनाई है ना, उसी के अंदर जो भी पी टेक्स होते हैं उनके ऊपर ये जो क्लास वर्क कर जाएगी और जो भी CSS आपने यूज़ किए वो वर्क करेगी। ओके, इसके अलावा एस्ट्रिट है जो कि इसे जो है यूनिवर्सल सेलेक्टर कहा जाता है। सो इंटरव्यूज में काफ़ी बार ये पूछन गुजर जाता है कि यूनिवर्सल सेलेक्टर्स किसे कहा जाता है। तो एस्ट्रिट की मदद से जब हम ऐसे सेलेक्टर्स बनाते हैं, मतलब ऐसी CSS प्रॉपर्टी देते हैं जो कि हमारे कंप्लीट जो HTML पेज होता है ना उस पर वर्क करता है, मतलब पूरे प्रोजेक्ट पर वर्क करता है। सो उस टाइम हम जो है एस्ट्रिट जो CSS का यूज़ करते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि इसको कैसे यूज किया जाता है। इसके बाद एलिमेंट जो कि टैग सेलेक्टर है जो पी टैग जैसे उस तरह से यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एलिमेंट एंड एलिमेंट सेलेक्टर भी यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह से आप इसे रिंडिव कोमा पी मतलब वो टैग्स यानी कि उनको एक साथ यूज कर सकते हैं और CSS दे सकते हैं। इससे आप ग्रुप जो है कह सकते हैं सेलेक्टर, ग्रुप सेलेक्टर। ओके, चलिए मैं आपको इन सबको ये सारी चीज़ें जो है प्रैक्टिकली समझाता हूँ कि कैसे वर्क करती है। ओके, तो इसके लिए चलेंगे हम अपने फोल्डर में। यहाँ पर मैंने डे18 नाम से फोल्डर बना रखा है और यहाँ पर एक index.html से फाइल भी बना रखी है और यहाँ पर मैंने फाइल जो है ओपन कर रखी है। चलिए अब मैं क्या करूँगा, इसका नाम जो है कॉपी करूँगा और ब्राउज़र में आ जाऊँगा, पेस्ट करूँगा और URL को ओपन करके देखता हूँ। सो यहाँ पर कुछ भी शो नहीं कर रहा है। अब क्या करना है, आपको यहाँ पर आना है, स्टाइल लिखना है ताकि आप इसके अंदर CSS को यूज़ कर सकें। ओके, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक पेरेंट नाम से एक डिव बनाऊँगा, उसके अंदर लिख लूँगा हेलो दिस इज पेरेंट डिव। ओके, डन। अब सेव करते हैं, यहाँ पर आना स्पेस करते हैं। अब इसके साथ क्या करूँगा, मैं यहाँ पर आ जाऊँगा। अब मैं पहले आपको बता रहा हूँ क्लास सेलेक्टर के बारे में। सो क्लास सेलेक्टर हम काफ़ी बार यूज कर चुके हैं। सो मैं आपको पहले ही फटाफट क्लास सेलेक्टर बना के दिखाता हूँ कि कैसे यूज़ किया जाता है। सो यहाँ पर मैंने एक क्लास बना रखी है, एट्रीब्यूट क्लास का यूज़ करके मैंने एक एलिमेंट यानी कि डिव के अंदर एक क्लास दे रखी और उसको मैं टारगेट करूँगा। सो क्लास टारगेट डॉट पेरेंट लिखना है और फिर पेरेंथेसिस लगाना है और कर्ली ब्रैकेट लगाने। इसके बाद आप कुछ भी कलर वगैरह कुछ भी दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर विड्थ दूँगा 1000 पिक्सल 600 पिक्सल। ओके, और हाइट में दे दूँगा 400 पिक्सल और मार्जिन नहीं दूँगा, आज थोड़ा सा कुछ और दिखाना है आपको। सो यहाँ पर मैं एक बॉर्डर दूँगा। सो बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड रेड। ओके, डन। अब आता हूँ मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ, देखना क्या हुआ। अब आपको यहाँ पर चारों तरफ एक बॉर्डर मिल रही, बट यहाँ पर देखना गौर करना, आपको चारों तरफ यहाँ पर कुछ गैप मिल रहा है। तो ये जो गैप है ना एक्चुअली मार्जिन की वजह से आता है और ये ब्राउज़र की तरफ से आता है क्योंकि बाहर की तरफ एक गैप मिलता ही है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मार्जिन निकल रहा है 8 पिक्सल चारों तरफ है, जो भी वी पोर्ट है ना उसके अंदर मार्जिन है। तो इसको लिए क्या करेंगे, हम एक्सट्रिक साइन का यूज़ करेंगे, मतलब ओल्ड सेलेक्टर का यूज़ कर सकते हैं, यूनिवर्सल सेलेक्टर जिसे कहा जाता है। यानी कि ये यूनिवर्सल सेलेक्टर सभी के लिए, अब जितना भी पेज इसके अंदर जितना भी काम करेंगे उस सब के लिए ये यूनिवर्सल सेलेक्टर काम करेगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मार्जिन में 0 पिक्सल कर दूँगा। और ये चीज़ आपको हमेशा करनी ही है, जब भी आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तब आपको ये चीज़ करनी है कि यूनिवर्सल सेलेक्टर लगा ना और उसके अंदर मार्जिन 0 कर देने,
ताकि जब आप प्रोजेक्ट बनाना शुरू करें तो आपके पास अननेसेसरी जो है ऊपर गैप ना रहे। तो अब मैं रिफ्रेश करूँगा, ये देखिए आपका गैप जो है गायब होगा। तो इस तरह से आप यूनिवर्सल सिलेक्टर का यूज़ करते हैं, यानी कि ऐसा सिलेक्टर जो कम्प्लीटली प्रोजेक्ट पर वर्क करता है, यानी कि कम्प्लीटली हर जगह वर्क करेगी। वो प्रॉपर्टी किसी भी एक एलिमेंट के लिए नहीं होती बल्कि पूरे पेज के लिए होती है। ओके, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। अगर नहीं हुआ और भी कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। ओके, अब हम बात करते हैं आईडी सिलेक्टर के बारे में। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक H1 लगाऊंगा, उससे मैं लिख लूँगा दिस इज H1 हेडिंग। ओके, अब मैं क्या करूँगा, इसके अंदर आईडी लगाऊंगा। तो आईडी लगाने के लिए आपको आईडी एट्रीब्यूट लिखना है, उसके बाद इक्वल और फिर डबल कोटेशन लगाना है। इसके अंदर आपको आईडी का नाम लिखना है। जैसे मैं यहाँ लिखूँगा H1 H हेडिंग। ओके, सॉरी हेडर लिख लिया, H हेडिंग लिखूँगा। ओके, तो इस तरह से मैंने एक क्लास बना दी। क्लास के अंदर आप डेस्ट लगा सकते हैं जब आप क्लास लिख रहे हो। फिर सॉरी क्लास नहीं, आईडी है। सो आईडी को सेलेक्ट करने के लिए आपको पहले हैशटैग लगाना है, उसके बाद आईडी का नाम लिखना, उसके अंदर फिर कर्ली ब्रैकेट लगाना है। अब इसके अंदर कोई भी प्रॉपर्टी दे सकते हैं, और जब भी प्रॉपर्टी आप देंगे तो वो सीधी इसी पर अप्लाई होगी, वो किसी भी टैग पर अप्लाई नहीं होगी। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर कुछ अप्लाई दे देते हैं। जैसे मैं कर दूँगा कलर, तो कलर मैं यहाँ पर रेड दे दूँगा। अब देखना क्या होता है, रिफ्रेश करूँगा, एक हेडिंग आ चुकी है बट उसका कलर जो है रेड आ चुका है। बट ये कलर सिर्फ और सिर्फ यहीं पर आएगा, इसके अलावा किसी भी हेडिंग पर अलग एलिमेंट पर नहीं आएगा, क्योंकि हमने जो है आईडी सेलेक्टर की मदद से इस एलिमेंट को सेलेक्ट किया ऊपर वाले को। मैं यहाँ बोलूँगा दिस इज द सेकेंड हेडिंग। ओके, ठीक है, डन। अब मैं रिफ्रेश करूँगा, ये देखिए ये नॉर्मली आ रहा है, इसके ऊपर कोई कलर वगैरह नहीं आ रहा, सिर्फ इसी पर कलर आएगा क्योंकि हमने इसको सेलेक्ट किया है सेलेक्टर की मदद से, आईडी सेलेक्टर की मदद से। अब मैं एक और बात बताता हूँ, अब मैं बताऊँगा एक वो जो मैंने बताया था, एक और टैग जिसे क्या कहते हैं एलिमेंट सेलेक्टर, जिसे आप टैग सेलेक्टर में बोल सकते हैं, क्योंकि एलिमेंट सेलेक्टर मतलब कि टैग, जो भी ये टैग है ना, इनको सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आ जाऊँगा पी टैग में एक डमी टेक्स्ट लोरेम का डाल देता हूँ। ओके, अलर्ट जेट की मदद से मैं इसको फॉर्मेट करके स्मॉल कर दूँगा, मतलब एक ही पेज में दिखा दूँगा, अलर्ट और जेट की मदद से। ओके, डन। मैं यहाँ पर कुछ वो लिख लेता हूँ, अलर्ट, एक अलर्ट दबाना है एंड प्लस जेट दबाना है, इस कैपिटल नहीं स्मॉल। ओके, इसके बाद आपका जो है वो एक ही पेज पर दिखेगा सारा कंटेंट। ओके, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर पी टैग को सिलेक्ट करूँगा। तो पी टैग सेलेक्ट कर दिया, सिर्फ आपको सिर्फ पी लिखना है, उसके बाद आगे टैग जो है सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आप कोई भी प्रॉपर्टी दे सकते हैं। मैं यहाँ पर कलर दे दूँगा, प्रॉपर्टी के अंदर ब्लू कलर दे दूँगा। ओके, सो ब्लू कलर दे दिया। और कुछ देना चाहेंगे, टेक्स्ट डेकोरेशन में कुछ देना चाहूँगा। सो टेक्स्ट डेकोरेशन में कुछ दे देता हूँ लाइन थ्रो। ओके, डन। अब देखना क्या होता है। अब मैंने जो पी टैग लगाया ना, उस पर मेरा पी टैग जैसे आया उस पर देखिए टेक्स्ट ब्लू हो गया और लाइन थ्रू भी हो चुका है। बट अब एक और चीज़ देखना मज़ेदार, अब मैंने ये जो दी है इसके बाहर में एक और पी टैग लगाता हूँ। अब पी टैग लगा रहा हूँ और इसके अंदर मैं कुछ और कंटेंट लिख रहा हूँ, जैसे दिस इज आउटर पैराग्राफ। ओके, डन। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखना अब इस पर भी आपकी यही सेम जो है CSS आ चुके हैं। बट इसका रीज़न ये है कि हमने जो है ये पी टैग को सिलेक्ट किया था, जिसकी वजह से सभी इस पेज पर जितनी भी पी टैग्स हो गए ना, उन सभी पर ये CSS जो है अप्लाई हो जाएगी, जो हमने यहाँ पर पी टैग के अंदर लिखी है। तो यहाँ पर इसके अंदर आपको भी यही सेम जो है CSS आपको दिख रही है। सो पी टैग का यही काम होता है। आप इसकी जगह डिव टैग भी लगा सकते हैं। अगर आपने डिव टैग लगाया ना तो डिव टैग टाइगर हो जाएगा, जो कि ये डिव टैग है। तो अब देखना, जैसे मैं ये रिफ्रेश करूँगा, ये देखिए सभी पर यही कलर आ चुका है, सभी का कलर जो है सेम हो चुका है। ऐसे रीज़न ये है क्योंकि आप डिव टैग को टाइगर करने का मतलब ये है जो भी कलर CSS प्रॉपर्टी है आपने इस डिव टैग को दे दी, जिसकी वजह से जिसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको ये CSS प्रॉपर्टी मिल चुकी है। बट यहाँ पर देखिए इसका कलर चेंज नहीं हुआ। इसका रीज़न ये है क्योंकि आपने जो सेकेंड हेडिंग है ना, ये वाली हेडिंग, ये आपने आईडी की मदद से बनाई है। आईडी की प्रायोरिटी जो होती है सबसे हाईएस्ट होती है, इसलिए आपका जो कलर है यहाँ पर चेंज नहीं होगा इस कंडीशन में, क्योंकि आपने इसको आईडी बनाया है। तो आईडी से जो कलर चेंज होता है वो चेंज नहीं होता, वो जो इसकी प्रायोरिटी है बहुत ज़्यादा होती है।
अब अगर चाहते हैं आप इसके अंदर भी कलर आए तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इम्पोर्टेड लिख लेना है। एक मिनट जाओ, आपको यहाँ पर एक्सट्रैक्ट लगाना है, फिर इम्पोर्टेड लिखना इस तरह से। इसके बाद ये हो जाएगा कि जो हमने यहाँ पर डी के अंदर जो CSS दिए वो वर्क करने ही करने हैं, भले ID सेलेक्ट हो वगैरह कुछ भी हो। सो मैं अब रिफ्रेश करना हूँ, देखना क्या होता है। ओके, अभी भी सिलेक्ट नहीं हो पड़ा। इसका रीज़न ये है कि जो ये डी है ना, ये पेरेंट है एक्चुअली। अब ये तो वर्क नहीं करेगा क्योंकि ये अलग से अपनी ID सेलेक्ट है, तो इसकी प्रायोरिटी जो होती है बहुत ज़्यादा होती है। सो इस वजह से ये इसको कर ही नहीं पा रहा है। सो एक्चुअली एक और चीज़ भी है, मैंने लाइन थ्रू किया है, तो यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर वर्क करता है कि नहीं। सो वही प्रॉब्लम है, सेम नहीं है, बट आप इस चीज़ को इस तरह से कर सकते हैं। अगर कहीं प्रॉपर्टी वर्क नहीं करती है, जो डायरेक्टली इससे हिट करती है, तो उस कंडीशन में आप एक्सपेरिमेंटल साइन और इम्पोर्टेंट ट्विक्स, ओके। तो इस तरह से आप इनको टारगेट कर सकते हैं। चलिए अब आ जाते हैं मैं यहाँ पर। तो हमने ये वाला काम कर दिया, ये वाला कर दिया और ये वाला कर दिया, ओके, ये वाला भी सीख लिया। अब बात करते हैं एलिमेंट डॉट क्लास की। एलिमेंट डॉट क्लास का क्या मतलब होता है कि क्या करूँगा मैं इसके अंदर कंडीशन में मैं इन सबको हटा देता हूँ एक बार के लिए, ओके। अब यहाँ ना रिफ्रेश करता हूँ मैं। अब देखिए सारा कुछ सब कुछ सही दिख रहा है। अब देखना मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि P टैग पर और जो हमारा H1 टैग है ना, इन सब पर एक ही टाइप का कलर आ जाए। तो मैं क्या करूँगा, एक्चुअली ऐसा नहीं करेंगे। कौन सा, ये वाला सीखना है ना आपको, ठीक है। एलिमेंट डॉट क्लास सीखेंगे। अब इस कंडीशन में क्या होगा, तो क्या करेंगे, मैं एक और क्लास बनाता हूँ यहाँ पर, मैं बनाता हूँ जिसके अंदर मैं लिखूँगा पेरेंट डैश टू, ओके डन। इसी के अंदर भी मैं एक H1 हेडिंग लिख लूँगा, दिस इज हेडिंग ऑफ पेरेंट टू, ओके। अब ये जो हेडिंग है वो पेरेंट टू की है। सो मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूँगा, ये देखिए पेरेंट टू, दिस इज हेडिंग ऑफ पेरेंट टू। अब ये भी हेडिंग है और ये भी हेडिंग है, बट ये पेरेंट टू की हेडिंग है, ये पेरेंट वन की हेडिंग है, ओके डन, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया कि मैं चाहता हूँ कि H2 हेडिंग है ना, उसका कलर जो है वो रेड हो जाए। तो ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाएगा, बट क्यों नहीं हुआ। तो H2 है नहीं, H1 है, तो H1 लिखेंगे। अब देखना रिफ्रेश करता हूँ, बट यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, सभी के अंदर जो कलर है वो रेड हो रहा है, बट मैं चाहता हूँ सिर्फ और सिर्फ जो पेरेंट वन है ना, उसके अंदर जो हेडिंग वन है ना, सिर्फ उसी का कलर जो है रेड हो, बाकी किसी भी डी टैग H1 का जो है कलर रेड ना हो। जो हमने यहाँ पर प्रोग्राम फेस किए थे, जैसे यहाँ पर P टैग भी है, यहाँ पर भी P टैग है, बट भाई P टैग तो सभी के अंदर होगा। अब ऐसा सेलेक्ट किया तो भाई सभी के अंदर P टैग के अंदर वो जो है कलर जो है फिल हो जाएगा, मतलब वो CSS प्रॉपर्टी वर्क करेंगी। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना होगा कि जो H1 बनाया ना, इसके अंदर आपको जो पेरेंट है ना, जैसे मानता हूँ मैं पेरेंट क्लास के अंदर सिर्फ इस H1 को टारगेट करके उसको CSS देना है। तो इस कंडीशन में आपको यहाँ पर पेरेंट लिखना है, उसके बाद डॉट लगाना है, सॉरी पेरेंट के बाद डॉट लगाना है, डॉट पेरेंट, और फिर इस तरह से। अब इसका मतलब ये होता है कि जो पेरेंट क्लास है उसके अंदर आपने जो H1 लिखा ना वो चाइल्ड है, तो H1 इसका चाइल्ड है। अब जो भी पेरेंट क्लास के अंदर जो भी H1 है उसका कलर जो है रेड कर दो। तो इस कंडीशन में ये सिर्फ और सिर्फ इस इन H1 टैग का ही रेड कलर करेगा, इसका रेड कलर नहीं करेगा। तो इस तरह से आप इस जो है क्लास का यूज़ कर सकते हो, मतलब इसको आप पेरेंट टू चाइल्ड कहा सकते हो, ओके। इस तरह से ये एलिमेंट्स होता है। इसके अलावा ये भी टैग्स आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैं चाहता हूँ कि क्या चाहता हूँ, एक और चीज़ जो मैं कर देता हूँ, स्पैन टैग लगाता हूँ, उससे दिस इज स्पैन टैग, ओके डन। मैं क्या कहूँगा, यहाँ पर आ जाऊँगा, मैं चाहता हूँ कि P टैग और स्पैन टैग इन दोनों पर एक CSS सेम CSS देना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा कलर ब्लू। अब देखना क्या होता है, अब P टैग पर भी और स्पैन टैग दोनों टैग पर जो है कलर जो है सेम ब्लू हो जाएगा, यहाँ पर भी ब्लू होगा एक्चुअली। देखना अब क्या होता है, रिफ्रेश करूँगा, देखिए क्या हुआ, इसका भी ब्लू हो गया और इसका भी ब्लू हो गया, इसका भी ब्लू हो गया। रीज़न कि हमने क्या किया, दोनों टैग्स को एक साथ सेलेक्ट किया है। आप यहाँ पर H1 को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर H1 को सिलेक्ट करूँगा,
सो H1 सेलेक्ट करूँगा तब भी यही वर्क करेगा। सो यहाँ पर देख सकते हो। ओके डन। आया आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही है। अब यहाँ पर वर्क क्यों नहीं किया, इसका रीज़न ये है क्योंकि हमने पेरेंट H1 को पहले से ही जो है कलर यहाँ पर दे रखा था कि H1 को रेड कलर देना है, इस वजह से इसने पेरेंट को जो है एक कलर दे रखा है। उसके बाद आपने यहाँ पर H1 को जितने भी बच्चे उनको ब्लू कलर दे दिया, तो ब्लू कलर यहाँ पर वर्क कर रहा है। ओके डन। आया आपको यहाँ पर ये चीज़ें सारी क्लियर हो रही होगी। तो अब बात करते हैं हम आगे जो टैग्स है उनके बारे में। जैसे पेरेंट टू चाइल्ड टैग जो कि मैंने बात कर रही थी। अब पेरेंट टू चाइल्ड जो होते हैं अलग अलग टाइप्स के होते हैं, मतलब किसी भी टाइप का होता है। पेरेंट कोई भी बन सकता है, टैग चाइल्ड कोई भी बन सकता है। जैसे यहाँ पर ये जो क्लास है ना, ये क्लास एक पेरेंट है, मतलब पेरेंट है, उसके अंदर जो भी जितने भी बने हैं ये सारे क्या है, चाइल्ड है। अब आप डिव टैग को भी चाइल्ड पेरेंट बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर डिव टैग पेरेंट बना दिया, उसके अंदर जो है आईडी जैसे कि हैशटैग HA हेडिंग, तो ये भी एक तरह से पेरेंट टू चाइल्ड जो है सिलेक्टर बन गया है। क्योंकि ये जो डिव है वो पेरेंट है, उसके अंदर जो ये वाला जो है ये चाइल्ड है, जहाँ पर आईडी सिलेक्टर आपने यूज़ किया। ओके यहाँ पर आप डायरेक्ट इस तरह से भी सिलेक्ट कर सकते हैं H1, इसको पेरेंट टू जो है पेरेंट टू चाइल्ड ही सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि इसके अंदर आपने डिव के अंदर डिव को मतलब एक टैग को टारगेट किया है। तो कहने का मतलब ये है कि आप टैग की वजह से किसी अंदर वाले चाइल्ड टैग को या फिर आईडी को या क्लास को किसी को भी टारगेट कर सकते हैं। अगर यहाँ पर आप क्लास यूज़ करें तो तब भी आप इसके अंदर H1 टैग को, आईडी को या अंदर कोई क्लास है उसको टारगेट करके चाइल्ड की तरह यूज़ कर सकते हैं। ओके अगर यहाँ पर कोई आईडी भी लगी है तब भी आप ये सेम चीज़ें कर सकते हैं। ओके आयो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी, पेरेंट टू चाइल्ड सिलेक्टर। इसके बाद हम बात करेंगे डायरेक्ट चाइल्ड सिलेक्टर की। तो अब देखना क्या होता है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आ जाऊँगा, यहाँ पर मैं एक HR टैग लगाऊंगा, तो आपको एक लाइन क्रिएट मिल जाए। तो अब मैं रिप्लेस करके दिखाता हूँ क्या होता है। और देखना है आपको यहाँ पर नीचे लाइन नहीं गए, फिर मैं यहाँ पर एक ब्रेक टैग लगा दूंगा ताकि नीचे और थोड़ा सा गैप मिल जाए आपको। ओके डन। अब यहाँ करूँगा मैं एक UL टैग बनाऊँगा, लेकिन मैं एलाइज कुछ अब 5 एलाइज दे दूँगा और उसके अंदर 1 2 3 4 एंड 5। ओके डन। रिफ्रेश करते यहाँ पर आपको एक एलाइज मिल गई होगी। ओके UL ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छा है, बहुत अच्छा। अब मैं क्या कहूँगा, यहाँ पर आ जाता हूँ। डायरेक्ट सेलेक्टर का क्या मतलब होता है। अब मैं क्या कहूँगा, यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ और इसके अंदर एक्चुअली एक और चीज़ करनी है। मैं जैसे यहाँ पर UL है ना 2 वाला, इसके अंदर मैं एक और UL बनाऊँगा और इसके अंदर एलाइज को प्रिंट करूँगा, जिसके अंदर मैं 3 एलाइज प्रिंट करूँगा। उसके अंदर मैं लिखूँगा 2.1 2.2 एंड 2.3 दैट्स इट। अब देखना है, रिप्लेस करता हूँ, ये देखिए आगे। अब इन 2 के अंदर एक और एलाइज आप बन चुकी है। ओके ठीक है, अब क्या करूँगा देखना है। अब मैं चाहता हूँ कि जितनी भी एलाइज मतलब एलाइज है ना उन पर एक CSS प्रॉपर्टी देना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, इसको हटा देता हूँ। मैं UL को टारगेट करूँगा और UL के अंदर एलाइज को टारगेट करूँगा, क्योंकि चाइल्ड ही है ना, एक्चुअली UL के चाइल्ड है। तो मैं इसको टारगेट करूँगा और मैं बदलूँगा भाई कलर जो है रेड कर दो। अब देखना क्या होता है, रिफ्रेश करूँगा, देखिए कलर रेड है। बट कलर देखने की बात ये है कि कलर जो है ये सारे के सारे रेड हो गए। अब ऐसा रीज़न ये है क्योंकि जो UL है ना इसके अंदर जो एलाइज है वो ये चाइल्ड है, बट इस एलाइज के अंदर भी जो एलाइज है ना वो भी तो इसकी चाइल्ड ही है ना एक्चुअली, क्योंकि ये बनी पेरेंट जो है उसके पेरेंट है, इसके अंदर ये चाइल्ड है, इसके अंदर चाइल्ड के अंदर भी चाइल्ड है। तो ये तो ज़्यादा हो गया, बट फिर भी ये चाइल्ड ही है ना, बच्चे तो इसके है ही आखिरकार। सो इस कंडीशन में पर भी यही चीज़ जो है अप्लाई होगी, यानी कि यही कलर अप्लाई होगा। तो बट हम चाहते हैं कि भाई इन एलाइज पर ही जो है कलर जो है अप्लाई हो, मतलब जो पेरेंट है उसके जस्ट जो चाइल्ड है उसका अप्लाई हो, उसके चाइल्ड के ऊपर भी चाइल्ड जो है उसके अंदर उस पर कोई कलर वगैरह CSS अप्लाई ना हो। उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट चाइल्ड का जो है सिलेक्टर का यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली एक लेस देन का यूज़ करना है। मतलब ये है कि UL के अंदर जो चाइल्ड है यानी कि जो बड़ा वाला मुँह है वो आपको UL यानी कि पेरेंट की तरफ रखना है और छोटा वाला मुँह है जो है चाइल्ड की तरफ रखना है। अब इसका मतलब ये है कि UL के अंदर जो डायरेक्ट चाइल्ड है सिर्फ उसी पर कलर वर्क करेगा, बाकी कलर वर्क नहीं करेगा। अब देखना, रिप्लेस करता हूँ मैं क्या होता है। सो अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्चुअली कुछ गड़बड़ होगी क्या।
ओके, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से वर्क करता है। सो LI आपको पहले लिखना है, उसके बाद आपको UL लिखना है। ओके, इस तरह से। सॉरी, यहाँ पर इस तरह से होना चाहिए था। एक्चुअली वर्क तो ऐसा ही करेगा। प्रॉब्लम एक्चुअली क्या हो रही है पता है आपको? सो आपको यहाँ पर जो वर्क इसी तरह से करना है, बट अब इसका क्या मतलब हुआ कि UL के अंदर जो चाइल्ड से डायरेक्ट चाइल्ड उन्हीं LIs को कलर देना है। यहाँ पर भी ये काम हो रहा सही है, बट यहाँ पर भी तो देखिए कि UL बना हो, उसके अंदर LIs बनी हुई, तो यहाँ पर भी तो रेड कलर होगा। तो इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर एक ID दे सकते हो, और यहाँ पर मैं दे सकता हूँ जैसे कि UL-LI, ये मतलब एक ID दे दी एक कॉमन। अब क्या करूँगा, मैं यहाँ पर आ जाऊँगा, बोलूँगा #ID। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो ID है ना, उसके अंदर जितनी भी LIs है ना, उनको सिर्फ कलर देना, उसकी डायरेक्ट जो चाइल्ड है उनको कलर देना। आप तो सिर्फ यही टारगेट करेंगे, क्योंकि ये जो UL है वो तो सिर्फ UL है, इसके अंदर कोई भी ID नहीं दी हुई है। तो इस कंडीशन में इन डायरेक्ट चाइल्ड को कोई कलर नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ इन्हीं को कलर मिलेगा। अब देखना रिजल्ट क्या आता है। सो आप रिफ्रेश करते हैं, अगेन कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है। हेलो फ्रेंड, तो मैंने क्या किया है, वीडियो थोड़ा पॉज किया क्योंकि मुझे थोड़ी सी यहाँ पर जो है प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। सो मैंने ट्राई किया इसका कुछ सॉल्यूशन निकालना, बट सॉल्यूशन एक्चुअली नहीं निकला, क्योंकि जो कलर है ना एक्चुअली वो डायरेक्ट चाइल्ड भी सिलेक्ट करे ना, तो उस कंडीशन में भी इनके चाइल्ड पर सभी पर जो है कलर वर्क कर रहा है। तो मैंने क्या किया है इस चीज़ को समझाने के लिए, क्योंकि ये एक्चुअली वर्क करती हैं, कलर पर ये वर्क नहीं कर पा रही, सो ये अलग केस है, बट ये चीज़ वर्क करती हैं। सो इसके लिए मैंने क्या किया है, यहाँ पर एक और फाइल बनाई है task नाम से, टास्क फर्स्ट नाम से, और यहाँ पर मैंने इसको एक जो है नाम दे दिया, फाइल बना दी। उसके अंदर मैंने क्या किया, वही सेम चीज़ बनाई है जो मैंने यहाँ पर बनाई है। जैसे यहाँ पर देखना है आपने, एक UL बनाई पेरेंट, उसके अंदर फिर LI बनाई, LI के अंदर फिर UL बना करके और LIs बना दी। तो यहाँ पर भी मैंने कुछ इसी प्रकार से किया, UL बनाई, उसके अंदर ID दे दी मैंने कोर्सेज, फिर उसके अंदर एक LI बनाई, और फिर उसके अंदर एक और LI बनाई, 2 LI जो बैकेंड और फ्रंट एंड के लिए। और फ्रंट एंड के अंदर मैंने एक और UL बनाई जिसके अंदर LIs भी है, और फिर यहाँ पर बैकेंड के अंदर भी एक UL बनाई, उसके अंदर LIs भी है। ओके, तो फिर मैंने क्या किया, उसके बाद स्टैक लगाया, फिर कोर्सेज लगाया, और फिर उसको LI को टारगेट किया। मतलब ये है कि जो कोर्सेज ID है उसके अंदर जितने भी LIs है उसको टारगेट करो, और जो बॉर्डर है वो दे दो। अब ये एक्चुअली मैंने यहाँ पर कलर को ट्राई किया था, बट यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, बॉर्डर को ट्राई कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखना क्या आता है रिजल्ट। अब मैं जैसे यहाँ पर रिफ्रेश करूँगा ना, तो देखने बॉर्डर में क्या आ रहा है कि आपको चारों तरफ सारे जितने भी पेंट बॉर्डर है, उसके साथ साथ जो चाइल्ड के अंदर भी चाइल्ड जो है ना एलिमेंट्स, उनके ऊपर भी LIs के ऊपर भी बॉर्डर आ रही है। अब मैं क्या करूँगा कि डायरेक्ट सेलेक्टर लगाता हूँ, यहाँ पर देखना क्या होता है। अब मैं डायरेक्ट सेलेक्टर लगाऊंगा, तो अब देखना रिफ्रेश करूँगा तो एक्चुअली सिर्फ और सिर्फ जो इसके पेरेंट है ना उसी के ऊपर आएगा, जो चाइल्ड के अंदर चाइल्ड है ना उसके ऊपर कोई भी बॉर्डर नहीं आ रही। सो ये जो सिलेक्टर है वर्क करता है एक्चुअली, बट कलर के साथ ये क्यों नहीं कर पा रहा है वर्क, इसका कोई सोल्यूशन अभी तक मेरे पास तो आया नहीं है। अगर आपके पास हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, क्योंकि कोडिंग यही है एक्चुअली, क्योंकि इस कोडिंग में किसी के पास भी सारे सॉल्यूशंस नहीं होते, तो कुछ ना कुछ जो है वो चलता रहता है। अगर आपके पास इसका सॉल्यूशन है तो प्लीज़ सॉल्यूशन दीजिए, क्योंकि मैं भी सीख रहा हूँ, मुझे भी बहुत सारी चीज़ें और भी नई नई चीज़ें सीखनी है। सो प्लीज़ अगर आपके पास जवाब दो उसका तो जवाब जरूर दीजिएगा, अदरवाइज आप ये चीज़ जरूर समझ लीजिए कि कलर के साथ आप ये चीज़ नहीं कर सकते, बाकी आप बॉर्डर वगैरह और भी अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं उनके साथ ये चीज़ जो है कर सकते हैं। ओके, चलिए अब चलते हैं हम आगे की तरफ। तो अब हम बात करें स्टूडियो सिलेक्टर्स के बारे में। सो स्टूडियो सिलेक्टर्स जो होते हैं एक्चुअली जो वर्क करते हैं, जैसे कि आपने होवर सिलेक्टर लगाया होगा, क्या होगा या टास्क करने इसके अंदर काम आते हैं। ओके, यहाँ पर अगर आपने ये जो चीज़ देखी हुई है LI के साथ, आपने कुछ इसके पास पहले की वीडियोस देखोगे तो आपने ये जरूर देखा होगा, होवर वीडियो देखा होगा, उसके अंदर हमने इस तरह से सेलेक्ट किया था। तो ये जो था एक तरह से एक स्टूडियो सिलेक्टर होता है। जैसे मैंने LI पर सिलेक्ट किया और मैं कह दूँगा बॉर्डर जो है 2 पिक्सल की डॉटेड ग्रीन हो जाए। जिस पर भी मैं ओवर करूँगा ना, अब देखना क्या होता है। कहाँ गया, ये तो नहीं चाहिए हमें, कट गया, कुछ और ही गड़बड़ कट गया, कोई बात नहीं, मैं इसको ओपन कर दूँगा। बट यहाँ पर मैं देता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ इसको। ओके, इसको रिफ्रेश करता हूँ, यार देखना क्या आया। मैं जिस पर भी ओवर कर रहा हूँ यहाँ पर देखिए नोटेड फॉर ग्रीन कलर की बॉर्डर आ रही है, जिस पर भी मैं ओवर कर रहा हूँ। ओके,
आई होप आपको ये चीज़ भी समझ में आ सकती है कि क्लियर हो रही होगी। ओके, मैं क्या करूँगा, अपने यहाँ पर आ जाता हूँ वापस अगेन अपने कोर्सेज में। कहा गया यही था कि नहीं था एक्चुअली मैं ओके, मैंने इसको वापस ओपन कर दिया अपने पेज को। यहाँ पर क्या किया जाता है हम जो कि डोर के साथ। अब इसी तरह से कोई भी एलाइज जो होती है, मतलब चाइल्ड जो होते हैं, मतलब स्टूडियो सेलेक्टर्स होते हैं, जैसे एंड चाइल्ड। ये स्टूडियो सेलेक्टर जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट सेलेक्टर है। अब इसका मतलब ये है कि एलाइज जो है एंड चाइल्ड का मतलब ये है कि मैं क्या कहूँगा, एक सिंपल एलाई बनाता हूँ यहाँ पर यूएल के अंदर। इतना आप समझ में शिफ्ट होंगे। अब मैं क्या कहूँगा, सिंपल एलाई बनाता हूँ N2 5 करके, मतलब 5 एलाइज, 1 2 3 4 5। ओके डन। यहाँ पर कुछ एरर दिखाई दे रहा है आई थिंक। ओके, यहाँ पर आपको ये करना होगा। ओके, अब देखना क्या होता है। गूगल पे आता हूँ, सॉरी ब्राउज़र पे आता हूँ, ये प्रेस करता हूँ। यहाँ पर वो CSS वर्क करेंगी, तो मैं क्या करूँगा, इन CSS को कमेंट कर देता हूँ। ओके डन। ये सारी CSS कमेंट हो चुकी है। अब सिर्फ यही काम करेगा। सो यहाँ पर देखिए एलाइज आ चुके। अब मैं क्या कहूँ, एंड चाइल्ड। अब एंड चाइल्ड आप डायरेक्ट ये स्प्लिट से लगाए, जब भी आप कॉलम के पीछे लगाएंगे ना कोई प्रॉपर्टी, वो एंड चाइल्ड कराएगी। अब मैं यहाँ पर 1 लिखूँगा ना, उसके बाद मैं कलर लिख लूँगा ग्रीन। अब देखना क्या होता है, रिफ्रेश करूँगा, देखना आपको सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाला जो पहला एलिमेंट है ना एलाइज, वही सिर्फ कलर दिखेगी। अब मैं इसके अंदर वैल्यूज ब्लू लिख लूँगा या 3 लिखूँगा, तो तीसरे नंबर वाली एलाइज है ना वो ग्रीन कलर हो जाएगी। देखना रिफ्रेश करूँगा, ये देखिए ग्रीन कलर हो गया। अब यहाँ पर जूम कर रहा है, ये देखिए। अब यहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं। तो एंड चाइल्ड का मतलब ये है कि जो भी एक लिस्ट बनी हुई है उसके अंदर आप उसको चाइल्ड को वह जो है सेलेक्ट कर सकते हैं एज अ जो लिस्टेड होगी, मतलब एक के बाद एक सिबलिंग आएंगे। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही है। अब इसके अलावा एंड चाइल्ड को आप उस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे और लगाएंगे आप। अगर आप और लिखेंगे ना तो इसका मतलब ये है कि जितने भी एंड चाइल्ड जो और देन, जैसे और नंबर्स है, ये वाला आ गया, यहाँ 3 नंबर हो गया, यहाँ 4 नंबर हो गया, 5 नंबर हो गया, ये और नंबर है, तो इन सब पर जो है कलर CSS जो है वर्क करेंगे। आप यहाँ पर इवन भी लिख सकते हैं। इसके बाद जितने भी इवेंट्स है वो वर्क करेंगे। सो यहाँ पर देखिए इवेंट्स जो भी है, जैसे 2 4 जो इवेंट्स है वो वही टारगेट हो गए। अब यहाँ पर आप एक और चीज़ भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर क्या करूँगा, 3n लिखूँगा। इसका मतलब ये जितने भी 3 गुना करेंगे तो 3 गुना मतलब 3 × 1 = 3, तो फिर तीसरा ये टारगेट होगा। फिर मैं एला एक और बढ़ा देता हूँ ताकि 3 × 2 करेंगे तो 6 हो जाएगा, तो 6 वाला एलिमेंट जो है वो जो है ग्रीन हो जाएगा, कलर हो जाएगा। अब देखना क्या होता है, रिफ्रेश करता हूँ, पहले ये वाला टारगेट होगा फिर ये वाला। तो इस तरह से आप मल्टीप्लाई करके भी किसी चाइल्ड को जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। अब अगर ओड यूज़ करना तो यहाँ पर ये इस तरह से इवन यूज कर सकते हैं, ये इवन आ जाएगा। अगर आप 2n+1 करेंगे ना तो इस तरह से आप ओड को सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी ओड है उस तरह से। ओके, आई होप आपको ये चीज़ें भी क्लियर हो रही होगी कि जो स्टूडियो सेलेक्टर से वो कैसे बात किया जाता है। यहाँ पर मैंने इसका एग्जाम्पल भी लिया। एक मतलब कोई भी संख्या दे सकते हैं, ओड इवन भी लगा सकते हैं। ओड के लिए आप इस तरह से लिख सकते हैं, इवन के लिए आप इस तरह से लिख सकते हैं। इसके अलावा आप मल्टीपल करके भी एंड चाइल्ड को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा एलआई की लास्ट और स्टार्ट भी होता है। सो मैं क्या कहूँगा, एलआई और यहाँ पर आप लिख सकते हैं लास्ट चाइल्ड। अब इसका मतलब ये होगी कि इस एलआई के अंदर जो भी लास्ट एलिमेंट होगा ना, एलआई होगी ना, उसी पर कलर फिल होगा। अब देखना क्या होता है, रिफ्रेश करता हूँ, नहीं देखा, सिर्फ और सिर्फ लास्ट पर होगा। अब लास्ट जो भी एलिमेंट हो, जैसे मैं यहाँ पर अगर मैं कुछ कट भी कर दूँ ना तो उसके अंदर अब चौथा जो लास्ट एलिमेंट होगा उस पर कलर हो जाएगा। देखना, ये देखो चौथा लास्ट जो है उस पर कलर। तो ये जो है आपकी वेबसाइट को डायनेमिक बनाते हैं। जैसे आपने कुछ भी अगर एक स्लाइडर बनाया जिसमें आप चाहते हैं कि लास्ट वाली जो इमेज है उस पर कोई इफेक्ट देना है, तो उस कंडीशन में आप एंड चाइल्ड लगा सकते हो, और मतलब लास्ट चाइल्ड लगा सकते हैं, जिसकी वजह से इसका जो भी लास्ट वाला एलिमेंट होगा या एलआई होगी या फिर कुछ भी होगा वही सिर्फ टारगेट होगा। तो इस तरह से आप जो है टारगेट कर सकते हो और इन सेलेक्टर्स का यूज कर सकते हैं। आई होप आपको ये सारे सेलेक्टर्स समझ में आ चुके हैं। अगर नहीं आए तो आप वीडियो बैक दे सकते हैं, वापस दे सकते हैं। अगर तब भी ना समझ में आए और कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट में कर सकते हैं। मैं आपके हेल्प करके बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करूँगा। तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं आपकी ज़रूर करूँगा। और प्लीज़ लाइक भी कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा और सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। सो प्लीज़
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लाइक कीजिए। ओके, अब हम बात करते हैं आगे, जिसके अंदर कॉम्बिनेटर सेलेक्टर्स की बात करें तो कॉम्बिनेटर सेलेक्टर जो होते हैं, जो मैंने आपको बताया वही सेम टाइप के सेलेक्टर है, जैसे डिसेंडिंग सेलेक्टर हो गया। और ये जो सेलेक्टर रहता है जैसे पी डॉट स्टाइल माई क्लास, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। तो पी डॉट माई क्लास का मतलब ये हो जाता है कि सिलेक्ट पैराग्राफ्स विद इन एन एलिमेंट विद द क्लास माई क्लास, मतलब कि वो पैराग्राफ जिसके अंदर ये क्लास लगी हुई है उन्हीं को टारगेट करना। अब मैं आपको ये चीज़ भी क्लियर कर दिखा देता हूँ। अब ये क्या है इस तरह से। ओके, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर पी टैग बनाऊँगा, यहाँ पर भी लोरेम फिक्सन लिखूँगा। ओके, यहाँ पर अलग जेन दबाता हूँ वापस अगेन, फिर मैं को पी टैग बनाऊँगा, यहाँ पर मैं लोरेम फिक्सन लिखूँगा। बट मैं क्या करूँगा, स्टार्ट के अंदर यहाँ पर 2 लिख दूँगा ताकि आपको ये पता चलेगा 2 नंबर का पैराग्राफ। ओके, फिर मैं एक और पी टैग बनाऊँगा और इसके अंदर भी लोरेम फिक्सन लिखूँगा, टेक्स्ट डमी टेक्स्ट, और यहाँ पर मैं 3 लिखूँगा। अब देखते हैं क्या आता है। मैं यहाँ पर आ जाऊँगा और रिफ्रेश करूँगा। ये देखिए आपको तीनों पैराग्राफ मिले होंगे 1, 2 एंड 3। ओके, यहाँ पर भी मैं 1 लिख लेता हूँ। बट मैं जब पी टैग टारगेट करूँगा ना, सो पी टैग टारगेट करके मैंने इसको ले लिया रेड कलर रेड। ओके, अब गड़बड़ इसलिए हो रही है क्योंकि ये जो दोनों ही कलर है ना स्टाइल टैग में आना चाहिए, इसको मैं स्टाइल टैग में डाल देता हूँ। अब देखना रिफ्रेश करता हूँ मैं क्या आता है। अब तीनों पर रेड कलर आ गए, बट मैं चाहता हूँ कि सिर्फ इसी का कलर जो है रेड हो। अब क्या करेंगे इस कंडीशन में, तो अब इसका तो पेरेंट भी नहीं है, तो इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, इसको एक क्लास दे सकते हो। क्लास दे दी मैंने फर्स्ट पैराग्राफ और मैंने इसको सिलेक्ट किया। अब देखना जो मैंने यहाँ पर सिलेक्ट बताया था ना आपको इस तरह से पी डॉट माई क्लास, इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पर जैसे यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे पी डॉट फर्स्ट पैराग्राफ। अब इसका मतलब ये है कि जिसके अंदर भी पैराग्राफ के अंदर ये वाली क्लास लगे होगी ना, उसी के अंदर सिर्फ आपको ये कलर देखने को मिलेगा। सब मैं रिप्लेस करता हूँ यहाँ पर, ये देखिए सिर्फ और सिर्फ पहले वाले पैराग्राफ के अंदर वर्क करेगा कलर। ओके, तो इस तरह से आप डिसेंडेंट जो कलर सेलेक्टर है उसका यूज़ कर सकते हैं। चाइल्ड सेलेक्टर मैंने आपको बता दिया था, डायरेक्ट चाइल्ड सेलेक्टर जिसके अंदर आप लेस देन का साइन यूज़ कर सकते हो। ओके, और इसके अलावा सिबलिंग सेलेक्टर्स जो कि सेम सेलेक्टर्स होते हैं। अब सिबलिंग सेलेक्टर का क्या मतलब होता है कि मैं यहाँ पर एक न्यू टैग बनाऊँगा, उसके अंदर जो ये पी टैग है ना इसको मैं यहाँ पर इसके अंदर डाल दूँगा। तो यहाँ पर आ चुका है और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, स्पेन टैग लगाऊँगा, उसके अंदर लिखूँगा दिस इज सिबलिंग। ओके, डन। और ठीक है, कोई बात नहीं। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक क्लास बना देता हूँ जिसके अंदर मैं लिखूँगा माई क्लास। ओके, मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, ऊपर आ दूँगा, डॉट क्लास सेलेक्ट करके इसको मैं दे दूँगा। अब यहाँ पर कुछ कलर देता है नहीं है मुझे, यहाँ पर आ जाऊँ रिप्लेस करता हूँ। यहाँ पर देखिए ये जो आया ना सेकंड पैराग्राफ, मैंने ये इसके अंदर डाला, वो जो सेकंड आपको यहाँ पर दिख रहा है ना, ये जो है हमारा स्पेन टैग है। अब यह क्या होता है कि जैसे मैं यहाँ पर दिख रहा हूँ क्या लिख रहा है, सिबलिंग। अब यहाँ पर जो पैराग्राफ है प्लस सिबलिंग स्पेन टैग, इसका मतलब ये हो जाता है कि पी के बाद जो भी स्पेन टैग आएगा ना वो इसका सिबलिंग जो होगा, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है स्पेन सेलेक्ट स्पेन एलिमेंट दैट कम्स आफ्टर अ पैराग्राफ। जैसे का मतलब ये है कि जो यहाँ पर पैराग्राफ है इसके बाद जस्ट पैराग्राफ के बाद जो भी स्पेन टैग आएगा उसके बाद इसका कोई कलर रहेगा वो यहाँ पर CSS वर्क करेगी। तो मैं क्या करूँगा, ट्राई करता हूँ क्योंकि ये जो है मैंने भी यूज़ नहीं किया एक्चुअली। तो यहाँ पर देखते हैं, ट्राई करते हैं क्या होता है। तो मैं यहाँ पर कलर दे देता हूँ रेड। अब रेड कलर में क्या दे रहा हूँ, जो पी टैग है ना, पी टैग के जस्ट जो सिबलिंग स्पेन टैग आएगा ना उसी पर सिर्फ कलर देना है। देखना क्या आता है, रिप्लेस करता हूँ, ये देखिए सिर्फ और सिर्फ इसी पर आया। अब आना तो इस पर भी आ सकता था ना कलर तो, बट यहाँ पर सिर्फ मैंने क्या किया है, पी के सिबलिंग यानी कि जो पी के जस्ट बाद स्पेन टैग में जो भी आएगा उसको कलर रेड मिल जाएगा। जब मैं क्या करूँगा, ये भी पी टैग है ना, इसके बाद भी मैं स्पेन टैग लगाता हूँ और मैं बोलता हूँ सेकंड स्पेन टैग। ओके, डन। मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए सेकंड जो स्पेन टैग है उस पर भी ये कलर आ चुका है। अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ अभी के लिए ताकि ये चीज़ें आपको ना मिले। रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए सिर्फ जो भी स्पेन टैग है उसके जस्ट बाद यानी सिबलिंग यानी कि जो जोड़ीदार है उसका जो भी स्पेन टैग आएगा उसका भी कलर जो है रेड हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसका भी सिलेक्टर का यूज कर सकते हो जो सिबलिंग सिलेक्टर है। इसके अलावा एडजस्ट सिबलिंग सिलेक्टर भी होता है
जिसके अंदर भी आप इस तरह से सिबलिंग सेलेक्टर को यूज़ कर सकते हो। इसका मतलब ये होता है कि जो पी टैग के बाद जो भी स्पेन टैग आएगा ना, जितने भी स्पेन टैग आएगा उन सब को ये जो है कलर करेगा। जिसका मतलब ये है, अब ये क्या कहता है कि यहाँ पर देखिए मैं क्या करूँगा, स्पेन टैग को लगाता हूँ, दिस इज सेकेंड स्पेन टैग। ओके, ये सेकेंड स्पेन टैग, इसका मैं सेकेंड नहीं कर सकता हूँ, मैं इसको थर्ड कर दूंगा। अब ये तो सिबलिंग टैग होगा क्योंकि ये इसके बाद जस्ट है, ये भी सिबलिंग टैग है बट ये जस्ट इसके बाद नहीं आ रहा है, ये इसके जस्ट दूसरे बाद आ रहा है। अब देखना क्या आता है, मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए इस पेन टैग पर कोई भी कलर नहीं आ रहा है। सो ये देखिए यहाँ पर इस पर कोई भी कलर नहीं आ रहा है बट यहाँ पर आ रहा है क्योंकि जो प्लस का साइन होता है वो जस्ट इसके बाद जो पेन टैग आएगा उसी पर वर्क करेगा। बट यहाँ पर अगर आपने टिल्ड साइन लगा दी ना, जो एक्सक्लेमेटरी साइन के पास में होता है टिल्ड साइन, अगर ये यूज़ कर दें तो इसका मतलब ये है कि पी टैग के बाद जितने भी सिबलिंग टैग आएंगे ना वो सब टारगेट होंगे। तो मैं रिप्लेस करता हूँ, ये देखिए इस पर भी ये कलर आ गया। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि एडजेसेंट जो सिबलिंग है और सिबलिंग है, चाइल्ड है और डिसेंडेंट है, ये सब कैसे सेलेक्टर वर्क करते हैं। इसके अलावा एट्रीब्यूट सेलेक्टर भी वर्क करते हैं, जैसे कि इसके अंदर एट्रीब्यूट्स आते हैं ना, जैसे यहाँ पर पी टैग के अंदर एट्रीब्यूट्स, जैसे मैंने यहाँ पर क्लास बना दी, जैसे न्यू टैग के अंदर एट्रीब्यूट आ जाता है माई क्लास। तो मैं यहाँ पर इन सबको कमेंट कर देता हूँ, एक बार इनको भी कमेंट कर देता हूँ, ये एक बार आपके लिए मैं ट्राई कर रहा हूँ। सो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, डिव टैग के अंदर, सो मैं क्या करूँगा यहाँ पर डायरेक्ट क्या करूँगा, क्लास को एट्रीब्यूट को मैं टारगेट करूँगा, जिसके अंदर भी क्लास एट्रीब्यूट है ना, क्योंकि क्लास भी एक तरह का एट्रीब्यूट है। सो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसके ब्रैकेट लिखूँगा, इसके अंदर मैं लिखूँगा जो भी क्लास है ना एट्रीब्यूट, उसके अंदर मैं क्या कहूँगा कलर। एक्चुअली मैं क्या कहूँगा, एक बार रिप्लेस करता हूँ, आपको दिखाता हूँ क्या कर रहा है। अभी कुछ नहीं आ रहा, मैं क्या कहूँगा कलर में रेड करूँगा, रेड। ओके, अब देखना क्या आता है, जिसके अंदर भी क्लास लगी हुई है ना, जैसे यहाँ इन तीनों पर क्लास लगी हुई है तो इससे कलर क्या होगा, रेड आ गया। देखिए यहाँ पर क्लास लगी हुई, इसकी वजह से इन सब पर रेड कलर आ गया। यहाँ पर भी एक क्लास एट्रीब्यूट यूज किया हुआ है, यहाँ पर भी कलर जो है रेड आ जाएगा। अब यहाँ पर भी किसी भी अंदर भी क्लास यूज नहीं की, इसलिए यहाँ पर कोई भी कलर रेड नहीं आया। तो इस वजह से आप एट्रीब्यूट का टारगेट करके भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एट्रीब्यूट के अंदर आप जो वैल्यूज़ यूज़ करते हैं उसको भी टारगेट करके जो है यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा एट्रीब्यूट के अंदर वैल्यूज़ जो आती है उसको भी यूज़ कर सकते हो और सिबलिंग वैल्यूज़ आती है उसको भी यूज़ कर सकते हो। तो आप इसको पढ़ सकते हो, आप इसको सेल्फ ट्राई कर सकते हो। आई होप आपको ये सारी चीज़ें पसंद आई होगी। और वीडियो 40 मिनट का हो चुका है, बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है, बट प्लीज़ मेरी मेहनत को सपोर्ट कीजिए। बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ सिर्फ आपके लिए। अभी जो वीडियो शूट कर रहा हूँ मैं करीब 12 बजे शूट कर रहा हूँ। अब इसको मैं एडिट भी करूँगा और सारी चीज़ करूँगा। इस कंडीशन में मुझे रात के 2 बज जाएंगे, तो इतनी देर तक मैं आपके लिए एफर्ट लगा रहा हूँ। तो प्लीज़ आप भी थोड़ा सा एफर्ट लगाइए। सिर्फ और सिर्फ आपको बटन पर क्लिक करना है, सब्सक्राइब बटन पर, ताकि मुझे खुशी मिले और मैं आपके लिए इसी तरह से मेहनत करता हूँ। तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।